हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डॉक्यूमेंटेशंस के बारे में जानने वाले, डॉक्यूमेंटेशंस के बारे में डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले मैं सब आपको बता देता हूँ कि आज हम डिस्कस किस चीज़ के ऊपर डिस्कशन होने वाला है, किस चीज़ के बारे में आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जो बच्चे 10th में हैं, जो 12th में, उन सभी के अभी एग्ज़ाम हो गए और ऑलमोस्ट जो ग्रेजुएशन में है, जो डिग्री के लास्ट ईयर में, उन सभी के भी एग्ज़ाम हो गई है। तो अभी हर कोई आगे के एडमिशन्स के लिए कहीं ना कहीं आपको ये सभी डॉक्यूमेंटेशंस काम में आने वाले हैं। तो इसमें आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपके डॉक्यूमेंटेशंस के बेनिफिट क्या होने वाले हैं। अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं होते तो आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसका डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है, वो सभी देखने वाले हैं। जो 10th में थे उनके लिए भी ज़रूरी है ये टॉपिक, जो 12th में थे उनके लिए भी ज़रूरी है, और जो ग्रेजुएशन में थे यानी ग्रेजुएशन के डिग्री के लास्ट ईयर में थे उनके लिए भी ये टॉपिक काफ़ी ज़रूरी है। अभी आफ्टर 12th वालों के लिए कैसे ज़रूरी है? जो अभी HSC वाले स्टूडेंट्स हैं, जो अभी 12th में हैं, वो स्टूडेंट्स ऑब्वियस इंजीनियरिंग, मेडिकल, जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के कोर्सेस है, कुछ BSc, BCom यहाँ पे एडमिशन्स लेंगे, कोई इंजीनियरिंग मेडिकल साइड में जाएंगे, तो उन सभी को ये डॉक्यूमेंट्स लगने ही वाले हैं। ज़रूरी नहीं कि इंजीनियरिंग में ही जाएंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, या फिर मेडिकल फील्ड में ही जाएंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी के लिए डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है। तो सभी ने लास्ट तक ये सभी सुन लेना है ताकि आपको डॉक्यूमेंटेशंस के बेनिफिट समझ में आ जाए। और जो डिग्री के लास्ट ईयर में, उन सभी को भी वो मास्टर्स के लिए जब एडमिशन लेगा, कोई BSc वाला बंदा होगा तो BCom करेगा, MSc करेगा, सॉरी BSc वाला कोई MBA करेगा, राइट, BCom वाला MBA करेगा, फिर BSc वाला MSc करेगा, या फिर जो भी मास्टर डिग्री जहाँ पर भी आप एडमिशन्स लेते हो तो उसके लिए ये सब चीज़ें काम में आने वाली हैं। तो चलते कि उसकी वजह से आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो सभी मैं बताता हूँ। तो डॉक्यूमेंटेशंस क्या चाहिए? जो आपके 12th वाले हैं, इंजीनियरिंग मेडिकल जाएंगे या फिर जो प्रोफेशनल कोर्सेज में जाएंगे, एनी अदर, राइट, और जो डिग्री वाले हैं वो MBA, MCA, MTech जो भी करेंगे आफ्टर 12th मास्टर डिग्री, उन सभी के लिए आज का वीडियो होने वाला है। तो सभी से एक बार रिक्वेस्ट कर देता हूँ, जो फर्स्ट टाइम आए हैं हमारे चैनल के ऊपर, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर ली है उन्होंने लाइक कर देना है। और जो स्टूडेंट्स को आपको लगता है कि ये वीडियो बेनिफिशियल होने वाला है, उनको शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी ये वीडियो, ये अपडेट्स पहुंचनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। जो कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट है, SC और ST, उनके लिए उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। ओके, तो SC ST जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास कौन से डॉक्यूमेंटेशंस होने चाहिए? 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, जो ऑलरेडी जिनका 10th हो गया है 10th की मार्कशीट होगी उसके पास। देन 12th की मार्कशीट होना चाहिए। उसके बाद TC, जिसको हम लिविंग सर्टिफिकेट बोलते हैं। जैसे हमारा कोई भी कोर्स कंप्लीट करते, कोई भी डिग्री, कोई भी एजुकेशन कंप्लीट होती है, उसके बाद हमको लिविंग सर्टिफिकेट मिलता है जिसको हम TC बोलते हैं, तो वो भी होना ज़रूरी है। तो जैसे आपका रिजल्ट आएगा तो आप बोलेंगे कि सर हमको अभी मिलेगा कि TC, तो अभी तो नहीं मिलेगी, लेकिन जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, जो 10th कर रहे हैं, जो 12th कर रहे हैं, जो भी हो, जिस भी कोर्स में आप एजुकेशन ले रहे हो, पढ़ रहे हो, जैसे ही उसका रिजल्ट आ जाएगा, अगर आप पास आउट हो जाते हो तो आपको उसके TC मिलेगी। तो आप बोलेंगे कि पास आउट होंगे तो ही मिलेगा TC, तो सबको ही मिलते हैं। जिसको जो पास होगा उसको पास की मिलेगी TC, जिसको जो फेल होंगे उनको फेल की TC मिलेगी, राइट। तो थर्ड है TC रहना चाहिए। देन आप कैटेगरी वाले स्टूडेंट हो, उसका मतलब आपके पास क्या होना चाहिए? कास्ट सर्टिफिकेट। जैसे आप SC स्टूडेंट हो, ST स्टूडेंट हो, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप वही कास्ट के हो। वो पता कैसे चलेगा? तो वो चलेगा कास्ट सर्टिफिकेट से। तो ये कास्ट सर्टिफिकेट कहाँ से बनता है? तहसील ऑफिस से बनता है। जो भी आप तहसील ऑफिस से बना सकते हैं आप, या फिर जो भी ऑनलाइन सेंटर्स रहते हैं वहाँ पे भी आप जाके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। देन डोमेस्टिक नेशनलिटी। तो डोमेस्टिक नेशनलिटी किस चीज़ के लिए होता है? कि आप महाराष्ट्र इंडियन नेशनलिटी है, जैसे आप इंडिया के रहने वाले हो तो उसके लिए नेशनलिटी होती है, राइट। तो आपका डोमेसिल कहाँ का है, आपका बर्थ का आपका है, इसके लिए क्या होता है? डोमेसिल होता है। इसके ऑप्शन में आप कुछ डॉक्यूमेंट्स, अगर आप एडमिशन के टाइम पे कुछ या फिर कुछ रजिस्ट्रेशन करते हो तो अगर आपकी तरफ ये डॉक्यूमेंट्स नहीं रहते तो इसके अलावा कुछ आप ऑप्शनल में अल्टरनेटिव भी डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। जैसे डोमेसिल की जगह पे आप क्या लगा सकते हैं? बर्थ सर्टिफिकेट,
बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। नेशनलिटी के इसमें आप टीसी, अगर आपके टीसी पे इंडियन लिखा होगा, आपके टीसी पर अगर इंडियन लिखा होगा तो आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे इनकेस आपके पास डोमेस्टियल नेशनलिटी नहीं है तो डोमेस्टियल के जगह रिप्लेस करके आप बर्थ सर्टिफिकेट और नेशनलिटी जगह टीसी भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टीसी पे इंडियन लिख के होना चाहिए तभी वो टीसी यूज़ होगी। और डोमेस्टियल बर्थ सर्टिफिकेट हो जाता है तो आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है उसमें प्लेस ऑफ बर्थ लिखा होता है कि आपने आपका कहाँ आप बोर्न हुए, तो वो सब आप यहाँ पे यूज़ कर सकते। देन कास्ट वैलिडिटी चाहिए, कास्ट वैलिडिटी नहीं है तो आप उसकी जगह स्लिप भी यूज़ कर सकते हैं। जो कास्ट वैलिडिटी के लिए जब हम कास्ट वैलिडिटी के लिए अप्लाई करते हैं तो उसकी एक स्लिप मिलती है कि आपने कास्ट वैलिडिटी के लिए अप्लाई किया है लेकिन कास्ट वैलिडिटी आप तक आने किए थे। तो रजिस्ट्रेशन करते वक्त या जब रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हो कोई भी, तो उसमें एक ऑप्शन होता है अप्लाई बट नॉट रिसीव्ड, यानी हमने अप्लाई तो कर दी है उस चीज़ के लेकिन अभी तक हमको रिसीव्ड नहीं हुआ है वो डॉक्यूमेंट्स, तो उसकी एक स्लिप होती है अपने पास, तो वो स्लिप भी आप अपलोड कर सकते हो। लेकिन कुछ दिनों में वो आ जाना चाहिए क्योंकि कास्ट वैलिडिटी में काफ़ी सारे बच्चों को दिक्कत आती है, उनके तरफ प्रूफ्स नहीं रहते हैं, जो ना 65 जो भी पहले के प्रूफ्स लगते हैं वैलिडिटी के लिए वो प्रूफ नहीं रहते, इसलिए काफ़ी सारे बच्चों की वैलिडिटी रिजेक्ट भी होती है। तो आप पहले डिसाइड तो आपको पता चल जाना चाहिए कि आपकी वैलिडिटी निकलती है नहीं निकलती, इसलिए जिन्होंने अभी तक डॉक्यूमेंटेशंस नहीं बनाए हैं उन सभी ने अभी से ही स्टार्ट कर देना है। आपने रिजल्ट का वेट नहीं करना है, रिजल्ट जब आना है तब तो आने ही वाला है, तो आपने आप डॉक्यूमेंट्स आप सभी रेडी करके रखना चाहिए। देन सीईटी फॉर्म, तो कौन जो स्टूडेंट जिस फील्ड में जा रहा है उस फील्ड रिलेटेड आपको एंट्रेंस देना होगा। जैसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स में एमएसटी सीईटी देंगे, जेडबल देंगे, राइट। देन जो मेडिकल फील्ड में जाने वाले हैं उनके लिए क्या होगा, नीट होगा, नीट देना पड़ेगा, या फिर इसके अलावा जो एंट्रेंस होती है वो देना पड़ेगा। तो वो जो भी आप सीईटी नहीं अदर जो अगर कोई एंट्रेंस कोई बीएससी बीकॉम उसके लिए कोई एंट्रेंस नहीं लगता है तो उनको एंट्रेंस सीईटी नहीं लगे, लेकिन जिस फील्ड में आप एडमिशन लेते अगर उसको लिए एंट्रेंस कंपलसरी है तो आपको सीईटी फॉर्म में स्कोर कार्ड रहना ज़रूरी होता है। देन पासपोर्ट फ़ोटो, काफ़ी सारे बच्चों के पास फ़ोटो भी निकाल के नहीं होंगे, तो उन सभी ने क्या करना चाहिए, पासपोर्ट फ़ोटो 20-25 निकल के रख देना है ताकि अभी अब जब एडमिशन प्रोसेस रहेगा तो आपको काम में आने ही वाले हैं। साइन डिसाइड कर लीजिए। काफ़ी सारे बच्चों अभी जो 12th वाले बच्चे हो तो काफ़ी सारे बच्चे अभी तक क्या करते हैं कि हर जगह डिफरेंट साइंस करते हैं, राइट। तो एक साइन डिसाइड कर लो ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए चले, हर जगह आप डिफरेंट साइन यूज़ नहीं कर सकते, ओके। तो साइन आप एक डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सी साइन यूज़ करना है हर जगह। देन ईमेल आईडी, अगर आज तक आप घर वालों की ईमेल आईडी यूज़ कर रहे होंगे, मम्मी पापा सिस्टर ब्रदर जिसकी भी, तो आप एक पर्सनल ईमेल आईडी बना लीजिए ताकि आप जब रजिस्ट्रेशन करोगे एडमिशन प्रोसेस के लिए जब भी काम आएगा तो एक ईमेल आईडी रहना चाहिए जो कि आपकी परमानेंट रहे। कोई आईडी पासवर्ड जब भी आप फॉर्म भरते हो तो उसका आईडी पासवर्ड, एडमिट कार्ड की कुछ नोटिफिकेशंस, वो हर चीज़ ईमेल आईडी पे आती है। और जब फॉर्म फिलअप भी करते तब भी आपको ईमेल आईडी का ऑप्शन होता है तो वहाँ पे डालना पड़ता है। देन मोबाइल नंबर ऐसा यूज़ करिए जो आपके पास हो या फिर हमेशा आपके पास रहता हो, वो भी परमानेंट वाला डाले, हर जगह नया मोबाइल नंबर नहीं डालना ताकि आपको अगर कहीं पे अगर आप कुछ पासवर्ड भूल जाते हो, कुछ भी यूज़र नेम भूल जाता हो तो वैसे का आप विदाउट मोबाइल नंबर से आप ये नहीं कर सकते, उसको रिसेट नहीं कर सकते, फॉरगेट नहीं कर सकते, राइट। तो वैसे टाइम पे आपको मोबाइल नंबर बहुत जरूरत है, इसलिए आपको पता रहना चाहिए कि आपने जब रजिस्ट्रेशन किया तो आपने कौन सा मोबाइल नंबर डाला था। अगर आप सिंगल मोबाइल नंबर यूज़ करते तो आपको पता रहेगा कि मैंने यही मोबाइल नंबर डाला होगा, तो आपको OTP थ्रू वगैरह आपको वो सब चीज़ों में मोबाइल नंबर भी काफ़ी यूज़फुल रहेगा। देन 1 ईयर इनकम भी आपको निकल के रखना है ताकि ये स्कॉलरशिप के काम में आएगी। जब आप कहीं पर भी एडमिशन्स कर लेते हो तो आपको 1 ईयर की इनकम लगेगी, विदाउट 1 ईयर इनकम के आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो इसके भी कुछ क्राइटेरिया है। अगर अबव 8 लाख के ऊपर फीस है, अबव 8 लाख के ऊपर आपके अगर फादर्स की इनकम है, इनकम सर्टिफिकेट निकलता है, ये भी तहसील ऑफिस से होता है या फिर ऑनलाइन सेंटर पे आप निकाल सकते हैं।
ये जो कास्ट रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल नेशनलिटी, कास्ट वैलिडिटी, देन 1 ईयर इनकम, ये सभी आपका ऑनलाइन सेंटर या फिर तहसील ऑफिस से आप निकाल सकते हो। ओके, तो इनको कुछ हर डॉक्यूमेंट्स के निकलने को कुछ टाइम लगता है, किसी डॉक्यूमेंट्स के 10 से 15 दिन लगता है, कोई डॉक्यूमेंट्स 4 to 5 डेज में भी आपको मिल जाएगा। तो जो 1 ईयर इनकम है, अगर आपकी इनकम, पापा की इनकम, आपके फादर्स की इनकम, पेरेंट्स की इनकम अबव 8 लाख है तो उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ठीक है। और जिनका अबव 8 लाख की लिमिट है, 8 लाख के अंडर में अगर आपकी इनकम हो गई तो आपको स्कॉलरशिप का बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। देन बैंक पासबुक, तो आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे तो बैंक पासबुक होना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपका स्कॉलरशिप का अमाउंट होगा आपका अकाउंट में आएगा, राइट। तो जो स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन है, आप बोलेंगे सर हमारा तो रजिस्ट्रेशन हम फादर का डाल सकते हैं क्या, तो वैसा कोई ऑप्शन होता नहीं है उसमें, इसलिए आप खुद का एक अकाउंट निकाल के रखिए नेशनलाइज बैंक का वगैरह, जो कि आपके स्कॉलरशिप के भी काम में आ जाए। और ऐसा अकाउंट निकालिए जिसके आपका आधार कार्ड लिंक हो। क्यों? इसका स्पेशल रीज़न है, जब आप इसके लिए अप्लाई करोगे, जैसे कि स्कॉलरशिप का फॉर्म, तो स्कॉलरशिप के फॉर्म के लिए जब आप अप्लाई करते हो तो उसमें कुछ रूल्स है कि आपका आधार कार्ड, जो आपका पासबुक है वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। ओके, लिंक विथ आधार नंबर, तो अब वो लिंक होना चाहिए। तो अगर आपका लिंक नहीं हो रहा है, किसी बच्चों को प्रॉब्लम आती है स्कॉलरशिप के टाइम में, नेशनलाइज इसमें कर लीजिए, आप नहीं लिंक होगा तो लिंक कर लीजिए उनको एक एप्लीकेशन देके। लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सीधा आप डायरेक्टली पोस्ट ऑफिस में जाइए। पोस्ट ऑफिस में आधार कार्ड के बेसिस पे ही अकाउंट ओपन होता है, स्टूडेंट अकाउंट। ओके, तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आप पोस्ट ऑफिस का अगर आप अकाउंट निकालते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। तो ये हो गई SC एंड ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। देन है SBC, VGNT, NT एंड OBC स्टूडेंट्स। तो कैटेगरी वाइज सबको डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो इसमें बताऊंगा कि SBC, VGNT एंड NT, OBC जो स्टूडेंट को, उनको SC ST स्टूडेंट्स के अलावा कौन से एक्स्ट्रा में डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो ये सभी तो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ही आपको कि 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, TC, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल नेशनलिटी, कास्ट वैलिडिटी, CET स्कोर, पासबुक, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, 1 ईयर इनकम, बैंक पासबुक, ये सब लगेगा आपको SBC, VGNT, NT एंड OBC वालों को। इसके अलावा आपको एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लगाइए है नॉन क्रिमिनल। नॉन क्रिमिनल जो रहता है ये भी सेम तहसील ऑफिस से निकलता है या फिर ऑनलाइन सेंटर से निकलता है, लेकिन ये SC ST और ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स को नहीं लगता है। ये सिर्फ लगता है SBC, VGNT, NT और OBC वाले स्टूडेंट्स को ही ये डॉक्यूमेंट्स लगता है। तो इन सभी स्टूडेंट ने नॉन क्रिमिनल निकल के रखना चाहिए। जिनके पास नॉन क्रिमिनल नहीं होगा वो भी स्टूडेंट्स, अगर कोई SBC कैटेगरी का स्टूडेंट है और उसके पास नॉन क्रिमिनल नहीं है तो भी वो ओपन कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए सभी डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है। मैंने पहले ही बोला था कि सभी डॉक्यूमेंट्स रहना ज़रूरी है। कोई NT कैटेगरी का है, कोई OBC स्टूडेंट है जिसके पास नॉन क्रिमिनल नहीं है या फिर कास्ट नहीं है या फिर कास्ट वैलिडिटी नहीं है, तो कास्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स एक भी कम हो, कोई भी कम हो आपके पास, तो आप ओपन कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो फिर ओपन कैटेगरी के लिए कुछ रूल्स भी होते हैं, ग्रुपिंग क्राइटेरिया हो गया, CT का कट ऑफ हो गया, तो उस समय में बैठना भी चाहिए, तभी फिर आपका एडमिशन्स के लिए आप एलिजिबल होते हो। कोई बंदा बाउंड्री पे आता है कि जो रूल्स के हिसाब से अगर वो ओपन में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर वो अप्लाई नहीं कर पाएगा। ओके, देन जो ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको क्या होना चाहिए, डोमिसाइल नेशनलिटी कंपलसरी है। ओपन कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है, ना कास्ट वैलिडिटी होती है, ना उनको नॉन क्रिमिनल होता है। नॉर्मली उनको क्या लगता है, 10th 12th की मार्कशीट, TC और उसके बाद डोमिसाइल नेशनलिटी और बाकी जो CET का वगैरह एजुकेशनल रिलेटेड वो होता है। कास्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स कोई भी नहीं लगते, सिर्फ डोमिसाइल और नेशनलिटी चाहिए। क्योंकि ओपन कैटेगरी का भी अगर बंदा है तो वो इंडियन है, इसलिए उसको नेशनलिटी लगेगी, और कहाँ पे बर्थ हुआ है उसके लिए क्या होगा, वो महाराष्ट्र का ही है, इसके लिए अपने स्टेट का इसलिए डोमिसाइल लगेगी। क्योंकि स्टेट इसलिए देखा जाता है कि स्टेट वाइज स्कॉलरशिप मिलती है। अगर अदर स्टेट का रहा
अदर स्टेट का कोई महाराष्ट्र में आता है तो उसको यहाँ पे स्कॉलरशिप लागू नहीं होती है। महाराष्ट्र का कहीं बाहर जाता है तो उसको वहाँ स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, तो वो इसलिए डोमेस्टिक नेशनलिटी ये सभी डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं। नो कास्ट सर्टिफिकेट एंड वैलिडिटी, कास्ट वैलिडिटी फॉर ओपन कैटेगरी स्टूडेंट, नॉन क्रिमिनल भी नहीं लगता है। हाँ, जो स्टूडेंट EWS होते हैं उनके लिए इसमें डॉक्यूमेंट्स बढ़ जाएंगे कि अगर कोई कैटेगरी या ओपन या OBC कोई भी स्टूडेंट अगर वो उनके पास EWS सर्टिफिकेट किसी के पास निकलता होगा तो उनके EWS सर्टिफिकेट लगेगा। आपके बताने से नहीं होगा, EWS सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा, तब जाके आप EWS में आप आ जाएंगे। कोई डिसेबिलिटी स्टूडेंट है, जो PWD स्टूडेंट है, और वो भी अगर बोलते कि मैं डिसेबल हूँ तो मेरा डिसेबल में कर देते, तो आपके बोलने से नहीं होगा। आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल से वगैरह निकलता है, जिला परिषद से वगैरह, तो सर्टिफिकेट चाहिए, तभी आप डिसेबिलिटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एडमिशन्स ले सकते हैं वो कोटा से, डिसेबिलिटी के कोटा से। ओके, अगर इसमें से कोई भी कास्ट रिलेटेड अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो आप ऑब्वियसली कि ओपन कैटेगरी में कन्वर्टेड हो जाएंगे। किसी के वैलिडिटी, काफ़ी सारे बच्चों का कास्ट वैलिडिटी का इशू होता है, जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, 12th साइंस बैकग्राउंड के, उन सभी का तो कास्ट वैलिडिटी निकल जाएगा। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई आर्ट बैकग्राउंड के हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल MBA के लिए वगैरह लेते हैं स्टूडेंट्स, तो MBA का क्राइटेरिया कि कोई भी स्टूडेंट्स MBA के लिए एडमिशन्स ले सकते हैं, एनी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, कोई भी एनी ग्रेजुएट स्टूडेंट। तो आर्ट वालों की वैलिडिटी नहीं निकलती एजुकेशन जब आप लेते हो तो। लेकिन जब आप MBA प्रोफेशनल कोर्सेज में आता है तो तब आपको लगता है तब आपको वैलिडिटी लगती है। तो उस टाइम पे क्या करना है, कवरिंग लेटर ले लेना है आपको, जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने वाले हो या फिर जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हो गया है। जैसे आपका एडमिशन प्रोसेस होता है, अगर आपके पास वैलिडिटी नहीं है तो आपको वैलिडिटी के लिए वो कॉलेज एक लेटर देता है कि इस स्टूडेंट्स ने हमारे कॉलेज में एडमिशन लिया है, इस कैटेगरी का स्टूडेंट से, तो इसको वैलिडिटी मिलना चाहिए, ये वैलिडिटी की ज़रूरत है। वो सब चीज़ें उसमें लिखा रहता है। उसके बाद उसको उस कवरिंग लेटर के बेसिस पे वैलिडिटी निकल जाएगी। तो ये सब किसके लिए है, जिनके ऑलरेडी नहीं निकले उनके लिए। अगर किसी की डायरेक्टली निकल दे तो काफ़ी अच्छी बात। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको स्कॉलरशिप का बेनिफिट नहीं मिलेगा, कैटेगरी का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपने SC कैटेगरी से अप्लाई किए हो लेकिन आपके पास वैलिडिटी ही नहीं है, तो आपको स्कॉलरशिप का बेनिफिट नहीं मिलेगा। कास्ट ही नहीं है तो भी नहीं मिलेगा। कोई OBC बंदा उसके पास नॉन क्रिमिनल नहीं है तो भी नहीं होगा। अगर किसी ने नॉन क्रिमिनल निकल भी लिया हो तो उसके एक्सपायर डेट चेक कर लीजिए कि एक्सपायर डेट क्या है। आपको एक्सपायर डेट चेक कर लेनी है, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट की कोई वैलिडिटी नहीं होती। ठीक है, एक बार आपने अभी डॉक्यूमेंट्स निकल लिए तो ये लॉन्ग टाइम होता है, लॉन्ग लाइफ होता है। डोमिनेशियल नेशनलिटी भी सिंगल वन टाइम निकलना पड़ता है, कास्ट वैलिडिटी भी वन टाइम निकलना पड़ता है। लेकिन ये जो नॉन क्रिमिनल है ये एवरी 3 इयर्स में इसको रिन्यू करना पड़ता है। पहले तो ये 1 ईयर में ही होता था, 1 ईयर ही वैलिड रहता था, लेकिन अभी 3 ईयर वैलिड रहता है। तो आप उसके डेट्स भी चेक करना काफ़ी ज़रूरी है। ओके, और जो 1 ईयर इनकम की बात करी थी स्कॉलरशिप के लिए, ये भी आपको हर साल लगता है। 1 ईयर का जो इनकम होता है एवरी ईयर लगता है आपको। ये मार्च तक ही रहता है। जैसे मार्च अभी 2023 है, तो अगर आपने अभी निकाले मार्च 2023 में निकाले तो ये मार्च 2024 तक वैलिड होता है, यानी 1 ईयर वैलिड रहता है। फिर आप जब नेक्स्ट ईयर आपको जब स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना रहेगा तब फिर से आपको ये 1 ईयर की इनकम सर्टिफिकेट निकालना पड़ता है। नॉन क्रिमिनल के काफ़ी सारे बच्चों कंफ्यूज होते हैं, नॉन क्रिमिनल के लिए जो OBC SBC VGNT जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इनको लगता है 3 ईयर का 3 ईयर का इनकम सर्टिफिकेट निकालना पड़ता है सबसे पहले। 3 ईयर इनकम सर्टिफिकेट निकालने के बाद आप नॉन क्रिमिनल के लिए अपलोड करते हैं। तो काफ़ी बच्चों को लगता है कि इनकम सर्टिफिकेट यानी यही है।
तो ये जो 3 ईयर का इनकम सर्टिफिकेट है ये स्कॉलरशिप के लिए यूज़ में नहीं आता, ये सिर्फ आपके नॉन क्रिमिनल जो है उसके लिए यूज़ में आता है। नॉन क्रिमिनल किसको मिलती है? जिसका 8 लाख का अंडर 8 लाख के नीचे जिनकी इनकम है उनको ही नॉन क्रिमिनल मिलता है। तो ये 3 ईयर जो इनकम है वो आपको स्कॉलरशिप के लिए काम में नहीं आती है, जो 3 ईयर ये NCL के लिए काम में आती है, नॉन क्रिमिनल के लिए। और जो 1 ईयर की इनकम है ये स्कॉलरशिप के लिए आपको काम में आएगी। तो ये डिफरेंस ध्यान में रखिए ताकि आपको बाद में कन्फ्यूज़न ना हो। तो सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, फिर से एक बार बोलता हूँ कि जिस किसी ने भी इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिए उन्होंने लाइक करना है, और आपके जो फ्रेंड सर्कल है उनमें भी एक शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन चल जाए। और आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप किस किस रिगार्डिंग और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ताकि उसके ऊपर मैं वीडियो बना सकूँ, आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। थैंक यू गाइस।